लोग तो प्रोजेक्ट्स में दो फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे। एक फंक्शन था हमारा जिसका नाम था फाइंड ऑल, और दूसरे का नाम था फाइंड इटरेटर। फाइंड ऑल फंक्शन हमारे पैटर्न पे मैचेस को ढूंढता था लेकिन उनकी पोजीशंस नहीं बताता था। फाइंड इटरेटर हमारे मैचेस को ढूंढता था और साथ में उनकी पोजीशन भी बताता था। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है और इसमें लिख दिया, मान लीजिए आपने पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय जूडो वैन रॉसी 1991। तो मान लीजिए ऐसा आपने कुछ लिखा। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई एक मैच हम ढूंढना चाहते हैं, सारे मैचेस नहीं ढूंढना चाहते। क्या ढूंढना चाहते हो? कोई भी मैच आई के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आए वो हमें ढूंढना है, लेकिन हमें इस बार एक ही मैच ढूंढना है। कल तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितने मैचेस मिले सारे ढूंढ रहे थे, चाहे पोजीशन के साथ चाहे पोजीशन के बिना। लेकिन मुझे बस एक की ही जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक फंक्शन है, इसका नाम है सर्च। सर्च फंक्शन कह रहा है कि मेरे आर्गुमेंट्स सेम है जैसे फाइंड ऑल या फाइंड इटरेटर के होते हैं। पहला आप अपना पैटर्न देंगे जो आप मैच करना चाहते हैं। दूसरा, जिस स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं वो देंगे। तीसरा, केस इग्नोर करना है तो आर ई डॉट आई, नहीं करना है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अब ये वाला फंक्शन क्या करता है, इस वाले पैटर्न को इस वाली स्ट्रिंग में मैच करता है, लेकिन वो एक ही बार मैच करेगा। तो पहली बार जहां भी मैच हो गया उसके आगे फिर स्कैनिंग नहीं होगी। दैट मीन्स यही मैच मिलेगा, आगे के जो और मैच पॉसिबल हो सकते थे वो मैच आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक ही मैच वापस करता है। और ये भी कहता है कि जो भी मैच मिलेगा मैं उस मैच का मैच टाइप वापस करूंगा। दैट मीन्स सर्च हमें ये बताएगा कि एग्जैक्ट क्या मैच हुआ है और किस पोजीशन पर मैच हुआ है ये भी बताएगा। तो ये हमें जब वापस करता है वो हमें मैच टाइप वापस करता है। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो मुझे दोनों चीज मिलेंगी, जो मैच हुआ है वो भी मिलेगा और वो किस पोजीशन पर हुआ है वो भी मिलेगा। तो जो मैच हुआ है वो इज हुआ है और किस पोजीशन पर हुआ है, 7th पोजीशन से हमारा 8th पोजीशन तक हुआ है, क्योंकि 9 तो इंक्लूसिव होता है। और अगर मान लीजिए इसी के अंदर मैंने लिखा होता के डॉट आई, तो जब आप के डॉट आई करेंगे तो आपका क्या मैच होगा? हमने कहा कुछ भी मैच नहीं होगा। तो उस केस में इस बार ये नन वापस करेगा। नन का मतलब है कि कुछ भी मैच नहीं हुआ, जबकि फाइंड ऑल एम्प्टी लिस्ट देता था, फाइंड इटरेटर एम्प्टी इटरेटर देता था। सर्च फंक्शन रिटर्न करता है हमारा नन, कब? जब आपका बताया गया पैटर्न कहीं भी मैच हमारा नहीं हो रहा। तो इस तरह से अगर आप कोई एक ही सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च फंक्शन का यूज करेंगे, और सारे मैचेस को सर्च करना चाहते हैं तो फाइंड ऑल या फाइंड इटरेटर का यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक और है हमारे पास जिसका नाम है मैच। तो मैच नाम का ही एक फंक्शन है। मैच फंक्शन कह रहा है कि मेरे आर्गुमेंट भी बिल्कुल वही है, आप मुझे पैटर्न दो, वो स्ट्रिंग दो जिसमें इस पैटर्न को ढूंढना है। अब इससे पूछा कि आप अलग कैसे हो, तो इसने कहा कि मैं भी इस स्ट्रिंग में इसको एक ही बार मैच करूंगा। तो ये तो सर्च भी कह रहा है कि मैं भी एक ही बार मैच करूंगा, तो अलग कैसे है? तो मैच ये कह रहा है कि मैं पैटर्न को
इस स्ट्रिंग में बिगनिंग में मैच करूंगा। बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में ही ये मैच होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो पी आ रहा है, ये तो मैच ही नहीं होगा। ये तो यहाँ मैच होगा हुआ तो ये मना कर देगा कि मैच हुआ ही नहीं। तो ये भी हमें अगर मैच हो जाता तो क्या वापस करता, मैच टाइप ही वापस करता। तो फंक्शन का नाम भी मैच है और ये हमें वापस करता है, वो भी एक मैच टाइप वापस करता है। कुछ मैच नहीं हुआ तो जो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो जो सबसे पहले मैच होगा इसके साथ वो लाकर मुझे दे देगा। ठीक है। और अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो नन वापस करके हमें। तो सर्च फंक्शन एक मैच करता है, मैच फंक्शन भी एक ही मैच करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक ही डिफरेंस है। सर्च कहीं पर भी एक मैच होना चाहिए, वापस करेगा। नहीं मिला तो नन। मैच बिगिनिंग में हमारा उस पैटर्न को मैच करेगा। अगर बिगिनिंग में मैच नहीं हो रहा है तो नन दे देगा, भले ही आगे मैच हो जाए उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो आपको लगेगा कि फिर इसकी जरूरत तो बहुत कम पड़ेगी, बहुत स्पेसिफिक हो गया। ये तो फिर भी ठीक लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। तो डिपेंड करेगा यूज केस क्या है हमारा, है ना। तो अब मैं कोई एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको जो अभी सही नहीं लग रहा है या कम आपको यूजफुल लग रहा है, यही ज्यादा यूजफुल शायद लगना आपको शुरू हो जाए। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम कुछ फॉर्म वैलिडेशन जैसा एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम यूजर से एक मोबाइल नंबर इनपुट कराएंगे और उस मोबाइल नंबर को हम वेरीफाई करेंगे उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कि वो सही नंबर है भी या नहीं है। ठीक है। तो यूजर से हमने एक मोबाइल नंबर इनपुट कराया, तो हमने यूजर से मोबाइल नंबर इनपुट कराया, एंटर मोबाइल नंबर। अब ये जो मोबाइल नंबर है ये हमारा देखने में तो नंबर होगा, तो आपका मन करेगा कि यूजर से जो इनपुट आया है वो तो स्ट्रिंग आता है, उसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंट लगाकर इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो मोबाइल नंबर आप यूजर से इनपुट ला रहे हैं उसका यूज आप कहाँ और कैसे करेंगे। अगर आप जो भी मोबाइल नंबर इनपुट ला रहे हैं उसका यूज अर्थमेटिक में करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह के ऑपरेशन में करना है, तो फिर आपको उसे स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना ही होगा। लेकिन अगर आप देखें तो आपको तो जो यूजर से मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। और हमने सीखा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन तो स्ट्रिंग पे ही अप्लाई हो सकता है। अगर मैंने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इस पर रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा, फिर मुझे वापस से इसको स्ट्रिंग में ही लाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है तो स्ट्रिंग मुझे मिल ही रहा है, तो जो मिल रहा है एज इट इज इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हम जब भी यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं और वो न्यूमेरिक इनपुट हो तो हमेशा ही हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना होता है। हमने पहले देखना होता है कि जो भी हमने यूजर से इनपुट मांगा है उस पर किस तरह का ऑपरेशन करना है। अगर अर्थमेटिक करना है तभी आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, अदरवाइज आप स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ तो नीड स्ट्रिंग की ही है क्योंकि हमें पता है इस मोबाइल नंबर पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना है। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन करना है, या हम अपने टर्म में बात करते हैं, हमें एक मैच ढूंढना है। तो अब हमने अभी तक चार फंक्शन पढ़े, फाइंड ऑल, फाइंड इटरेटर, सर्च और मैच। तो पहले इन दोनों में हम ये देख लेते हैं कि कौन से हमारे काम के नहीं है जिनको हम हटा सकते हैं। फाइंड ऑल हो गया, फाइंड इटरेटर हो गया, उसके बाद सर्च और मैच, सर्च हो गया और मैच हो गया। तो अब ये बताओ यूजर से मोबाइल नंबर कितने इनपुट होंगे, हमने कहा एक ही इनपुट करना है। तो अब हमें उस एक ही मोबाइल नंबर को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। तो इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये दोनों तो ये कहते हैं कि हमें तब यूज करो जब आप किसी स्ट्रिंग में एक से ज्यादा कुछ मैच करना चाहते हैं।
यहाँ तो जो पूरी स्ट्रिंग आई है वो एक ही है, उसमें एक ही मैच होगा, एक से ज्यादा होगा ही नहीं, तो इन दोनों का तो काम ही नहीं है। सर्च और मैच फंक्शन इस वाली सिचुएशन में हमारे काम में आएंगे, क्योंकि यही दो हैं जो हमारा क्या करते हैं, एक मैच ढूंढने वाला काम करते हैं। और हमें एक ही मैच ढूंढना है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर में एक ही होगा, दो मोबाइल में थोड़ा ना होंगे यूजर से हम कहेंगे एंटर मोबाइल नंबर को। तो अब यहाँ पर हम सर्च और मैच को डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या करा, RE सर्च लगाया, और यहाँ पर मोबाइल नंबर क्या हो सकता है उसको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करा, लास्ट क्लास में भी लिखा था 629, और यहाँ पे /D करली ब्रेसेस में 9 लिख देते हैं। और इस बार ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन जिस स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है, वो स्ट्रिंग कहाँ पर रखी हुई है मेरे प्रोग्राम में, इस वाले मोबाइल नंबर वेरिएबल में रखी है। यही तो वो स्ट्रिंग है जिसमें यूजर का नंबर आकर स्टोर होगा। अब देखो यहाँ पर अगर इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाला पैटर्न मैच हो गया तो वो मैच हमें मिल जाएगा, और अगर ये पैटर्न मैच नहीं हुआ, अगर ये पैटर्न मैच नहीं हुआ तो हमें नन मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर जो भी मैच आ रहा है उसको प्रिंट कर, मैं लिखा यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैच हो गया। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराया, मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैच नहीं होगा, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है 4, जबकि हमारा 6 to 9 के बीच में होना चाहिए। मैच नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या मिला वापस मुझे, नन। ये प्रोग्रामर का एक कम्युनिकेशन है प्रोग्राम के साथ, कि प्रोग्रामर को या तो वो मैच बताएगा या फिर मैच नहीं हुआ तो नन बताएगा। अब यही प्रोग्राम जब एक यूजर से अपना कम्युनिकेशन करेगा तो यूजर को क्या पता कि नन किसे कहते हैं या मैच किसे कहते हैं, यूजर को तो ये पता है वैलिड मोबाइल नंबर और इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो इस भाषा को जो अभी प्रोग्रामर के लिए है, यूजर की भाषा में कैसे कन्वर्ट करें प्रोग्राम को, कि यूजर को एक आसान भाषा में पता चल जाए कि नंबर गलत है, सही नहीं, इफ एल्स लगाएंगे। तो इस प्रोग्राम में अगर मैं इफ एल्स लगाऊं तो किस जगह पर मुझे इफ एल्स लगाना चाहिए, मैच के बाद। तो बताओ इफ मैं ऐसा क्या लिखूं कि इंसानी भाषा में ये समझ में आ जाए नंबर गलत है। इफ मैच इक्वल टू क्या आया है, नन। भाई अगर मैच की वैल्यू नन आई है दैट मीन्स मोबाइल नंबर मैच ही नहीं हुआ है। तो जब मैच की वैल्यू नन आई है तो हम आसानी भाषा में क्या कह सकते हैं, इनवैलिड मोबाइल नंबर, नहीं बोलेंगे उसे। और अगर मैच की वैल्यू नन नहीं आई है दैट मीन्स मैच के अंदर मैच टाइप आया है। मैच टाइप जब ही आएगा जब ये वाली चीजें इसके अंदर मिली है, दैट मीन्स सब कुछ ठीक है, फिर इसका मतलब वैलिड है। अब अगर फिर से लिखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैलिड मोबाइल नंबर है आपका। तो वैलिड का मतलब फॉर्मेट वैलिड है, ये नहीं कह रहे कि एयरटेल पे है कि आइडिया पे है, वो अलग मैटर हो गया, ठीक है। तो एक है वैलिडेशन, एक है वेरिफिकेशन। वैलिडेशन फॉर्मेट चेक करता है, वेरिफिकेशन आइडेंटिटी चेक करता है ना, कि वो चीज एग्जिस्ट उस पर्टिकुलर जगह पर है या नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनवैलिड। अब ये प्रोग्राम अभी पूरी तरह से सही नहीं है, कैसे नहीं है उसको देखते हैं। यूजर ने कहा ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DEF। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, मोबाइल नंबर। तो अब ये बताओ ये जो सर्च फंक्शन है, ये सर्च फंक्शन इस वाली स्ट्रिंग में इस पैटर्न को ढूंढेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक इंसान जो एंड यूजर वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अब आप एक प्रोग्रामर बनकर सोचिए कि अगर ये वाली स्ट्रिंग सर्च फंक्शन को दी जाए और सर्च फंक्शन से ये कहा जाए कि भाई ढूंढना ये वाला पैटर्न कहीं इसमें है या नहीं, तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा।
मिलेगा, क्योंकि सर्च फंक्शन ने क्या बोला था कि मैं तो कहीं भी ढूंढूंगा, एक ढूंढूंगा लेकिन कहीं भी ढूंढ लूंगा जहां मिल जाएगा। तो ये थोड़ी कहा था मैंने आपसे कि शुरू से ढूंढूंगा, मैं तो जहां बीच में मिल गया तो बीच में से ढूंढ लूंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो ये पैटर्न मैच हुआ है उससे पहले क्या करेक्टर थे, उसके बाद क्या करेक्टर थे, ये मिल गया। तो इसका मतलब ये वाला कोड क्या बोल देगा, वैलिड बोल देगा। तो सर सर्च तो सही नहीं है फिर इस केस में। इससे अच्छा तो हमें कौन सा लग रहा है, मैच लग रहा है। वो कम से कम शुरू से मैच तो करेगा, है ना। तो जो अभी बेकार लग रहा था वो सही लगना शुरू हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर सर्च की जगह मैच लगा दूं, तो मैच कह रहा है कि मैं इसको एक बार ढूंढूंगा इसके अंदर, लेकिन शुरू से ढूंढूंगा, ठीक है, बीच में नहीं ढूंढूंगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर यही चीज उठाकर यहाँ दे दूं तो मना कर देगा ये, इनवैलिड, क्योंकि शुरू से होना चाहिए, ये वाला पैटर्न शुरू से ही मैच होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे दे दूं, ठंडे दिमाग से सोच के बताना, मतलब मौसम भी ठंडा ही है, ये मैच होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैच क्या कह रहा है, मैं शुरू से तो ढूंढूंगा, और जो आपने कहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन मैं ये नहीं देखता कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई और करेक्टर है नहीं है, मुझे इससे क्या मतलब, मैंने तो एक ढूंढना था, मिल गया शुरू से। अभी भी क्या बोलेगा ये, वैलिड। तो सर्च से तो हमारी रिक्वायरमेंट में बेटर है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो अब क्या करें इस काम को, हमने कहा कोई ऐसा लेकर आओ जो हमारे बताए गए पैटर्न को हमारी दी गई स्ट्रिंग में शुरू से मैच करना शुरू करे और लास्ट तक मैच करे। उस स्ट्रिंग में वही पैटर्न होना चाहिए, उसके अलावा कोई और करेक्टर होना ही नहीं चाहिए, ना शुरू में कोई और होना चाहिए ना लास्ट में कोई और होना चाहिए। तो अब ऐसा फंक्शन जो आप मांग रहे हो उसका नाम है फुल मैच। तो फुल मैच फंक्शन क्या कहता है कि मैं मैच से भी और ज्यादा एक कदम आगे हूं, मैं एक ही मैच ढूंढूंगा, शुरू से शुरू करूंगा ढूंढना और लास्ट तक ढूंढूंगा कि इस स्ट्रिंग में सिर्फ यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। तो अब जाके ये हमारे लिए बेटर बनकर तैयार होता। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर कराता हूँ तो मना कर देगा, इनवैलिड। और अगर मैं इसको अब यहाँ एंटर कराऊं तो अभी भी क्या देगा, इनवैलिड। क्यों, 10 से ज्यादा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर से इनपुट कराओ, अब सही देगा। इसका मतलब पता है क्या, वो जितनी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनी हुई है जहां पर आप अपना कभी मोबाइल नंबर इनपुट करते हो, बिहाइंड द सीन ऐसा कोड पहले चलता होगा, उसके बाद फिर वो आपसे सबमिट करने देगा फॉर्म के लिए सर्वर पे। जब तक ये बात सही नहीं होगी तब तक आगे फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, बोलेगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है। अब सोचो इसी तरह से ईमेल का भी होता होगा, इस तरह से और बहुत सारी चीजों का होता होगा, यूजर नेम का, पासवर्ड का, सबके होते होंगे हमारे। तो अब आपको एक कोड का आइडिया पता चल गया। अब आप स्मार्टली कैसे काम कर सकते हो, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना था जिसमें यूजर से मोबाइल नंबर लेना था, ये कोड हो गया, बड़ा कॉमन कोड है सर ये तो। ईमेल का कोड भी बड़ा कॉमन होगा, आप ईमेल मांग रहे हो यूजर से, आपके जैसे जितने प्रोग्रामर रहे होंगे पहले, उन्होंने जब प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो उनको भी तो ये प्रॉब्लम आई होगी। तो ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि ईमेल यूजर से मांगेंगे तो वो सही होनी चाहिए तब सबमिट करेंगे फॉर्म, वरना सबमिट ही नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इस पूरे कोड में अगर मैं आपसे कहूं ईमेल चेक कराओ, तो सिर्फ क्या चेंज करोगे, यूजर से ईमेल मांगोगे और यहां पर ही तो चेंज करोगे पैटर्न, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो आपको जो भी चीज वैलिडेट करनी है बस उसका पैटर्न पता होना चाहिए। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जावा में कि डॉट नेट में कि पाइथन में। जावा में है तो ये कोड फंक्शन का नाम, लाइब्रेरी का नाम, इफ एल्स के सिंटैक्स जावा के हिसाब से लिखे जाएंगे। अगर ये पाइथन में है तो सेम रेगुलर एक्सप्रेशन काम करेगा, लेकिन फंक्शन का नाम, मॉड्यूल का नाम, सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है तो पाइथन का यूज होगा। तो एज ए प्रोग्रामर अब आप ये नहीं सोचते हैं कि लैंग्वेज कौन सी है, आप ये सोचते हैं कि ये क्या चीज है, बस ये पता चल जाए, उसके बाद तो लैंग्वेज कोई सी भी हो काम हो ही जाएगा अपना।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंटरव्यू में रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है तो वो आपसे सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा जावा में क्या होता है, पाइथन में क्या होता है, डॉट नेट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कहीं भी चले जाओ सब एक ही होता है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा फास्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, गूगल पे जाके यहाँ पे लिख सकते हो regex फॉर चेकिंग ईमेल, ये मिल गया। अब यहां से इसको कॉपी करके अपने कोड में बस क्या करना है, आपको इसे पेस्ट कर देना है, उसकी जगह पर ये लगा दो। ठीक है, अब आराम से इसको जब टाइम मिले समझते रहना कि क्या इसने लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी आप चलाकर देख सकते हो कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी और का उठा कर देख लो, जरूर नहीं चल रहा हो, एक इन्होंने अपना दिया है तो आप इनका यूज कर सकते हो, है ना। ये थोड़ा आसान सा लग रहा है, इसको कॉपी करके पेस्ट करके चला कर देख लो। एंटर ईमेल, एंटर ईमेल ABC इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ईमेल में ऐट सिंबल अगर नहीं आया तो ईमेल कैसे हो सकती है, ऐट सिंबल तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, ABC एट ABC। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पर ABC 123_PQR एट, ऐड क्या कुछ तो लिखो। तो जरूरी नहीं है ये सही होगा, है ना, आप वेरीफाई कर करके देखो, चला चला कर देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब मान लो आपने तरह तरह चला के देख लिया और आपको लगा ये सही है, ये आपको लगा गलत है, गलत है तो किसी और से ढूंढो, और मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे तो यहाँ जाओ, इतने सारे मिले थे कहीं से उठा कर ले आओ। ठीक है, तो अब थिंग इज कि एक बार जब आपको पता चल जाता है कि जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है, तो अब आप उसे समझना शुरू कर सकते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। तो इनमें बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो आपकी जान पहचान के होंगे, ऑलरेडी क्लास में कवर करें हैं। जैसे प्लस का मतलब क्या होता है ऑलरेडी पता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है वो पता है हमारे लिए, है ना। उसके बाद कैप का सिंबल पता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो इसमें लिखी है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिंबल है जो नया है, क्लास में आपने नहीं पढ़ा है, तो बस आपको उसका मीनिंग जानना रह जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिंबल को गूगल पर जाके पढ़ सकते हैं कि भाई इस सिंबल का पाइथन में क्या मीनिंग, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन अब आपकी समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा बार हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लिख नहीं रहे होते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है वो इतना कॉमन है कि वो कहीं ना कहीं पहले से किसी को जरूरत पड़ी होगी और उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया होगा, हम बस उस सॉल्यूशन को उठाकर अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेते हैं। अब हमने जो पढ़ा है उसका फायदा यह है कि हमारी वो समझ में आ सकता है अगर हम उसमें टाइम लगाना चाहें, और अगर कोई कस्टमाइज आ गया जो मेरी ही प्रोजेक्ट में नीड था, किसी और को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो खुद से अपना बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे काम अपना करते हैं। ठीक, अब जैसे इस वाले में मुझे एक कमी लगी, आप अगर नोटिस करो तो मुझे एक कमी लगी, ABC@ABC। अब ऐड के आगे डॉट भी तो होना चाहिए, .com .org .in, तो डॉट जरूर आना चाहिए ऐड के बाद, बट यहाँ तो अगर ऐड के बाद डॉट भी ना आए तो भी सही चल रहा है, तो ये मुझे कमी लग रही है उसकी। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई ऐड, ऐड के बाद इनमें से कुछ भी आ सकता है, A to Z छोटा वाला, A to Z बड़ा वाला, डिजिट आ सकती है, डॉट आ सकता है, डैश आ सकता है, लेकिन साथ में उन्होंने प्लस लगा दिया, प्लस यहाँ पर अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी अगर हमारा है तो काम आपका करेगा, बट ये नहीं चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से इस पोर्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने तरह से इसको आप अपना चेंज करके
देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस का पहला फंक्शन हो गया फाइंड इटरेटर, फाइंड ऑल, सर्च, मैच, फुल मैच। ठीक है, और भी है, हमने कहा डेटा क्लीनिंग को लेकर भी कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे पास होते हैं। तो डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक मोबाइल नंबर था या कोई सिंपल एक नंबर था, मोबाइल नंबर नहीं, कोई एक सिंपल नंबर है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ ABC123 प्लस माइनस अंडरस्कोर XYZ $8 अब हम चाहते हैं सर इसके अंदर से सिर्फ डिजिट ही रहे, डिजिट के अलावा कोई भी करेक्टर अगर है तो वो डिलीट हो जाए। मतलब इसमें ABC ना रहे, प्लस माइनस अंडरस्कोर ना रहे, XYZ ना रहे, सिर्फ 8 9 रहे, 1 2 4 रहे, बस बाकी सब चलेगी। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो उसे बोलते हैं क्लीनिंग, डेटा को साफ करना, डेटा क्लीनिंग। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपको इसमें क्या क्या नहीं चाहिए, तो हमने कहा क्या क्या नहीं चाहिए तो बहुत है। अल्फाबेट नहीं चाहिए, सिंबल नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, ये तो बहुत सारे। अब 26 सिंबल है, नहीं 26 अल्फाबेट छोटे वाले, 26 अल्फाबेट, फिर आपके सिंबल, तो बहुत सारा हो गया। इफ एल्स कहाँ तक लगाएंगे हम। तो हमने कहा कि पैटर्न है, हमने कहा पैटर्न है। क्या पैटर्न है? डिजिट चाहिए बस, डिजिट के अलावा जो भी आए वो सब मेरे काम का नहीं है। अब सोचो दिमाग के अंदर, रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनाया है हमने जो डिजिट के अलावा इसको रिप्रेजेंट करता हो? हमने कहा बनाया। कब बनाया? हमने कहा देखो इसको बोलते हैं डिजिट, और इसके पहले अगर मैं कैप सिंबल लगा दूं तो होता है इसके अलावा। दूसरा, अगर मैं /D का मतलब बोलूं तो ये डिजिट होता है, कैपिटल D का मतलब है डिजिट के अलावा। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में इनको पढ़ा रखा है। तो अब सर इसका यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो RE मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सब। सब का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब का मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट से है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसकी जगह पर वो, जैसे अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है फील्डिंग करते समय, तो उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी दूसरे प्लेयर के लिए, ताकि 11 लोग फील्डिंग कर पाए। ठीक है, इसकी जगह पर वो, तो उसी का काम है सब। तो आप इसको रिप्लेस की तरह भी समझ सकते हैं कि रिप्लेस वाला काम करता है। तो ये आपसे 3 चीजें पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा ओल्ड, जिसको रिप्लेस करना है। फिर पूछेगा न्यू, जिसके साथ रिप्लेस करना है। फिर पूछेगा वो स्ट्रिंग जिसमें ये काम करना है। तो जो सब नाम का फंक्शन है, ये 3 चीजें हमसे पूछ रहा है। पहला, किसको रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, और किस स्ट्रिंग में ये काम करना है। तो किस स्ट्रिंग में इस काम करना है, हमने कहा नम नाम की जो स्ट्रिंग है उसमें ये काम करना है। ठीक है, किसको हटाना है, हमने कहा जिसको हटाना है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन उसका एक पैटर्न पता है हमारे लिए। तो आप वो पैटर्न बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पैटर्न बताया कि भाई ये \D, इसका मतलब है डिजिट के अलावा। ठीक है, तो अब क्या चाहते हो डिजिट के अलावा? इस स्ट्रिंग में डिजिट के अलावा अगर कुछ भी आए तो उसकी जगह पर क्या रिप्लेस करना चाहते हो? हमने कहा रिप्लेस करना ही, हमें तो उसे हटाना है, हमने उसे रिप्लेस नहीं करना है, उसे डिलीट करना है। तो हमसे कहा गया कि एक वर्ड होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो रियल ना होकर रियल के जैसा लगे, उसे बोलते हैं इल्यूजन, जैसे मैजिशियन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो आपको हम डिलीट करना एक इल्यूजन की तरह देंगे। दैट मीन्स अगर हम जहां पर डिजिट नहीं है उसको डिलीट करने की बजाय अगर उसकी जगह हम अपनी तरफ से कोई एक डिजिट रख दें लाइक 0, तो अब जहां जहां डिजिट नहीं है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? 0 डिजिट आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब जो भी नई स्ट्रिंग बनी इस रिप्लेसमेंट के बाद,
वो आपको मिल जाएगी, माना आपने उसमें एक एस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो जहां जहां जीरो है आप समझ गए कि वहां पर डिजिट नहीं थी, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, जीरो से। अब हमने कहा हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें जीरो भी नहीं दिखाना है, क्योंकि जीरो दिखाने का मतलब यूजर कुछ समझ सकता है कि हो सकता है जीरो का कोई मतलब हो, तो हमें कोई मतलब देना ही नहीं है जीरो का, हम चाहते हैं हटा दो इसे। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन ये कह रहा है एक काम करो, आप मुझे, या ऐसा नहीं हो सकता कि दोगे ही नहीं, ये तो फिर एरर आ जाएगी, देना तो पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, सिंटैक्स का पार्ट है। लेकिन एक काम करो, मुझे ऐसी स्ट्रिंग दे दो जिसमें कुछ लिखा ही ना हो, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, तो जहां जहां डिजिट नहीं होगी उसको मैं बिना करेक्टर के स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दूंगा, और ये इल्यूजन होगा डिलीट करने का या क्लीन करने का। तो यहाँ पर डिजिट नहीं है, इस ए की जगह कौन आ गया, स्ट्रिंग आ गई। कितने लेंथ की स्ट्रिंग आ गई, जीरो लेंथ की, बिना करेक्टर की स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, यहां भी बिना करेक्टर की स्ट्रिंग, यहां भी बिना करेक्टर की स्ट्रिंग, तो तीनों की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्लेस कर दी गई है। तो फील ही नहीं आ रहा है यूजर को कि वो है भी या नहीं है। तो ये एक इल्यूजन है, किस बात का इल्यूजन है, क्लीनिंग का। तो जब भी क्लीनिंग की बात करी जाती है तो हमें जो नहीं चाहिए वो डिलीट ना करके उसकी जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं, इसी को बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, मान लीजिए एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में एक कॉलम है मोबाइल नंबर, अब इसमें लोगों के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए इसमें गलती से अल्फाबेट आ गया, शुरू में, लास्ट में, बीच में कोई अंडरस्कोर आ गया, तो गलती से आ गया होगा। अब मुझे इसको क्लीन करना है। अब इस तरह से एक पर नहीं, इस एक्सेल के इस कॉलम में जितने मोबाइल नंबर, हजारों मोबाइल नंबर होंगे, सब पर यह काम करना है। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके बड़ी आसानी से इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को डेटा क्लीनिंग में यूज कर पा रहे हैं, हम वैलिडेशन करने में यूज कर पा रहे हैं, या पैटर्न के मैच पर अगर हमें कुछ भी ढूंढना हो किसी फाइल के अंदर से, तो उस फाइल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके अंदर से जो हमें ढूंढना है बड़ी आसानी से फाइंड ऑल या फाइंड इटरेटर लगाकर हम ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन चलाते हैं, थोड़ा समझते हैं कि बिहाइंड द सीन। अब मान लीजिए यहाँ पर पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज, फुल स्टॉप, इट वाज क्रिएटेड बाय गिल्ड वैन ड्रॉसम इन 1991। तो सर इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, हमने कहा दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए हमें अपने स्ट्रिंग में कुछ ऐसा ढूंढना है जिसका पहले से ही रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई मीनिंग होता है। एग्जाम्पल, मुझे डॉट को सर्च करना, बताओ इस स्ट्रिंग में डॉट कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मैं इस स्ट्रिंग में डॉट सर्च करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा डॉट, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से फिट कर दिया गया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट का मतलब होता है एनी करेक्टर। तो इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंबल है प्लस, एस्ट्रिक, करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट। तो जितने भी सिंबल रेगुलर एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अब मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग में ना वो सिंबल ही आते हैं और मुझे उनको ही मैच करना था, तो कैसे करें, जैसे कि ये एग्जांपल हो गया कि मुझे ना डॉट को मैच करना है, जबकि डॉट का मतलब तो एनी करेक्टर हो जाता है। अब जैसे मैं लिखूंगा मेरा आंसर वो नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ, तो इसने क्या करा, इस डॉट ने इसको मैच कर दिया। मान लीजिए मैं सारे डॉट ढूंढना चाहता था, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फाइंड इटरेटर लगाकर एक इटरेटर आया और लूप लगाकर सारे मैच को मैंने ढूंढ लिया। तो सर हमें ये थोड़ी करना था, हमें तो डॉट को ढूंढना था। अब क्या करें, तो अब
अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में उस सिंबल से जस्ट बिफोर बैक स्लैश लगा देंगे। तो अगर किसी भी सिंबल का रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई मीनिंग होता है और उस मीनिंग को आप इग्नोर करना चाहते हैं, तो उसके पहले एक एस्केप करेक्टर या एक बैक स्लैश लगा देते हैं, जिससे उसका जो मीनिंग था वो खत्म हो जाता है और अब ये ऑर्डिनरी करेक्टर की तरह ट्रीट होगा। अब इसमें दो जगह डॉट आता है, एक 26वें पोजीशन पर आता है और एक 69वीं पोजीशन पर डॉट हमारा आता है। तो ये कई बार इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी स्ट्रिंग में मुझे कुछ ऐसे सिंबल्स को मैच कराना है जो रेगुलर एक्सप्रेशन में मीनिंग रखते हैं, तो फिर वो सिंबल कैसे मैच हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं उनको लिखूंगा उनका तो कोई मीनिंग होगा, वो मिल जाएगा हमारे लिए। तो आप उस समय आंसर दे सकते हैं कि हम उस सिंबल से पहले क्या लगा देंगे, बैक स्लैश लगा देंगे। तो एक स्ट्रिंग में अगर 4 बार ऐसे सिंबल आ रहे हैं तो हर सिंबल के पहले मुझे बैक स्लैश लगाना होगा, तब जाके हम उन सिंबल को एज इट इज मैच कर पाएंगे रादर देन उनका मीनिंग। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस का मतलब 1 और मोर रिपीटेशन होता है, हमने कहा नहीं, प्लस सिंबल के तो कई मीनिंग होते हैं, पूरी पाइथन में ये बात गलत है। तो फिर कहाँ सही है? जब हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को रेजेक्स में लिखते हैं तब ये बात सही है। तो पूरी पाइथन में प्लस का मतलब 1, होगा, पूरी पाइथन में डॉट का मतलब एनी करेक्टर है, ये गलत है। पाइथन में स्ट्रिंग में लिखा होगा और वो स्ट्रिंग एक रेगुलर एक्सप्रेशन में जा रही है, तब ये मीनिंग होते हैं। अगर वो स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में ना जाकर डायरेक्ट यूज हो रही है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, प्लस का कोई मीनिंग नहीं है। तो पूरी पाइथन में हम अगर ऐसा लिख देंगे तो इसका मतलब वो नहीं होगा जो रेगुलर एक्सप्रेशन में। हमें उन फंक्शंस को ध्यान रखना होगा, जैसे फाइंड इटरेटर, फाइंड ऑल, मैच, सर्च, फुल मैच, ये 5 फंक्शन हमने पढ़े, रेगुलर एक्सप्रेशन के मॉड्यूल के फंक्शन है। जब इनके अंदर हम अपना स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन माना जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना पूरी पाइथन में स्ट्रिंग कहीं भी लिख दो वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। कहाँ लिखने से वो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका सिंटैक्स बताया गया है आरई मॉड्यूल के इन फंक्शंस में। एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट आप जो स्ट्रिंग लिखेंगे उसको रेगुलर एक्सप्रेशन माना जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट जो स्ट्रिंग लिखेंगे वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये वो स्ट्रिंग है जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप चीजों को ढूंढना चाहते हैं। ठीक है। तो सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए कि किस जगह क्या लिखने से उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये बात तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत पहले से जानते हैं। प्लस को कहाँ लिखोगे, 2 नंबरों के साथ लिखोगे तो ये अर्थमेटिक का काम करता है। प्लस को अगर 2 स्ट्रिंग के साथ लिखोगे तो ये थोड़ी अर्थमेटिक वाला काम करेगा, फिर तो ये कॉन्कैटिनेशन कर देगा। तो इसी तरह से प्लस को अब आप किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो इसका मतलब तीसरा ही होता है, 1, अकरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब मान लीजिए हम कोई भी मैच ढूंढ रहे हैं, आई के साथ डॉट, मैंने इसके अंदर कोई ऐसा सिंबल लिख दिया जो हो सकता था गलत हो, जिसका कोई मीनिंग ना होता हो, है ना, या सही नहीं लिखा गया। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी लिख रहा हूँ, आई, आई के साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पर यही वाला सिंटैक्स था अभी ऊपर वाला। तो जब ये हम यहाँ लिख रहे हैं तो इंटरनली इसकी चेकिंग होती होगी कहीं ना कहीं कि जो हमने लिखा है ये वही होना चाहिए जो बताया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन में। कुछ और तो आपने कहीं नहीं लिख दिया है, कुछ और लिख दिया होगा तो माइट भी उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, हो सकता है ये चले ही ना हमारा यहाँ पर, कुछ एरर आ जाए। आंसर इज यस। आप जो भी लिख रहे हैं पहले वो चेक होता है। ठीक है। अब जरा
मैं थोड़ा शॉर्ट करके इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मैं कह, मैंने लिखा यहाँ पर A1 B C 2 3 4 XY। दो टेक्स्ट है मेरे पास। अब आपको करना क्या है, आपको बहुत छोटा सा काम दिया गया। पहले वाले टेक्स्ट में वो करेक्टर्स मैच कराइए जो हमारा डिजिट वाले करेक्टर्स हैं, जो डिजिट वाले करेक्टर्स हैं। बताओ क्या लिखने से यहाँ पर ये काम मैं कर पाऊंगा। स्लैश स्मॉल डी, सारे डिजिट मैच हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर स्लैश के लिख दूं, एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि स्लैश के का कॉम्बिनेशन कुछ होता ही नहीं है। स्लैश डी पढ़ा था, स्लैश एस होता है, स्लैश डब्ल्यू होता है, और भी होते होंगे, बट स्लैश के नहीं होता है। जैसी स्लैश के मैंने लिखा वैसी हमारी क्या आ गई, हमारे यहाँ पर एरियल बैड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं, पहले उसमें लिखे गए जो भी सिंबल्स हैं उनको चेक किया जाता होगा कि ये अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन है या नहीं। अगर है तब आगे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग में चीजों को ढूंढा जाता होगा। ऐसी तो होता होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर सब सही लिखा, तो पहले क्या हुआ होगा, इस पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, कंपाइलेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, कंपाइलेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बिहाइंड द सीन ये दो स्टेप हमारे होते हैं। जो आप लिख रहे हैं उसको चेक करना सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर सही है तो फिर उसका यूज करके जो आपने कहा है वो काम को कर देंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यही एक दूसरी वाली स्ट्रिंग के साथ भी करना था, टेक्स्ट टू वाली स्ट्रिंग के साथ भी करना था, तो कर दो। क्या दिक्कत आ रही है? सब कुछ सेम रहेगा, बस टेक्स्ट टू ही तो करना है। अब मैं आपसे कहूं मेरे पास ना इस तरह की हजारों स्ट्रिंग है, और हर स्ट्रिंग के अंदर से आपको एक ही काम करने को दिया गया कि हर स्ट्रिंग के अंदर से जो डिजिट्स हैं बस उनको आप आइडेंटिफाई करिए, एक एक डिजिट को आप आइडेंटिफाई करिए। तो आप कोई लूप वूप के बारे में सोच पाएंगे, लेकिन हमारा कंसर्न है आपका हर बार रेगुलर एक्सप्रेशन यही रहेगा। अब ध्यान से देने वाली बात यह है कि जितनी बार फाइंड ऑल चलेगा, चाहे लूप के बिना लिखूं मैं बार बार, चाहे लूप के साथ बार बार चले, क्या आप ये कहेंगे कि जब ये यहाँ कंपाइल हुआ, रन हुआ इस स्ट्रिंग के लिए, तो ये फिर से यहाँ कंपाइल होगा और रन होगा इस स्ट्रिंग के लिए, या सिर्फ ये एक्सप्रेशन सीधा रन होगा क्योंकि कंपाइल तो पहले हो ही चुका है? क्या लगता है आपको? बार बार जितनी बार आप फाइंड ऑल फंक्शन में आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग लिखते हैं, वो हर बार पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑलरेडी एक ये सेम एक्सप्रेशन आप पहले लिख चुके थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर रेगुलर एक्सप्रेशन जितनी बार लिखा जाता है उतनी बार कंपाइल होता है। तो ये प्रॉब्लम है किस सिचुएशन में, जब एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन पे मैं हजारों स्ट्रिंग पर कुछ मैच करना चाहूं, तो हर बार मैं रेगुलर एक्सप्रेशन वही लिखूंगा, हर बार वो कंपाइल भी होगा। जबकि ऐसा नहीं होना, क्योंकि मैं चाहूंगा जब एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन हजार स्ट्रिंग पे काम कर रहा है तो एक बार कंपाइल कर लो, उसके बाद बस रन कराते रहो। एक बार जब चेक हो गया सही है तो सबके लिए सही है, क्योंकि हर स्ट्रिंग पर मुझे वही चाहिए था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप क्या करें,
आप पहले रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम ही कंपाइल है। आप पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल कर लो, ये लो कर लिया। और जिस समय आप रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल कर रहे हो उस समय आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस स्ट्रिंग में अपना काम करेगा, क्योंकि इस समय सिर्फ ये कंपाइल हो रहा है, सिर्फ ये चेक कर रहे हैं ये सही लिखा भी है कि नहीं लिखा है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो एरर आ जाएगी कि भाई ये गलत लिखा है, ऐसे लिखूंगा तो ये सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल कर लिया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन कंपाइल। कंपाइल्ड करके मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा कंपाइल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो गया। अब क्या करना है आपने, अब ये जो कंपाइल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है इससे कहो कि भाई ढूंढ के लाओ। क्या ढूंढ के लाओ, इस स्ट्रिंग में वो ढूंढ के लाओ जो आप ऑलरेडी जानते हो। आपको जिस समय फाइंड ऑल करना है उस समय अपना रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बताना, उस समय सिर्फ आपको क्या बताना है, अपना स्ट्रिंग बताना है। और ये कंपाइल्ड एक्सप्रेशन जिस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर से चीजें ढूंढना शुरू कर देगा और आपके सारे मैचेस को लाकर दे देगा। तो सर दूसरे वाले से कहें तो हमने कहा दूसरे वाले से लाकर भी देगा। सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पास कर। तो जितनी बार आपने फाइंड ऑल चलाया उतनी बार रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं दिया, उतनी बार सिर्फ आपने टेक्स्ट दिया। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पहले अलग लिखकर एक लाइन कंपाइल कर लिया। तो अगर आप लूप के बारे में सोच रहे हैं तो ये कोड लूप के बाहर लिखा जाएगा और ये वाला कोड लूप के अंदर आएगा जिसमें फाइंड ऑल बार बार चलेगा और एक एक स्ट्रिंग पर अपना काम करता हुआ चला जाएगा। सेम आउटपुट आया, डिफरेंस एफिशिएंसी का होगा। इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होगा, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार कंपाइल होगा। यहाँ पर हमने लिखा ही एक बार है तो एक ही बार कंपाइल होगा और उसी कंपाइल्ड एक्सप्रेशन पर आप फाइंड ऑल मेथड चला रहे हैं। तो सर ये बताओ, जो कंपाइल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है उस पर हम फाइंड इटरेटर भी चला सकते हैं? आंसर इज यस। सर्च भी चला सकते हैं? यस। मैच, फुल मैच, जितने फंक्शन आप डायरेक्ट आर ई डॉट करके अब तक चलाते आ रहे थे वो सारे के सारे फंक्शन कंपाइल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी चलाए जा सकते हैं। तो आर ई डॉट, ये जो आप नाम दे रहे हैं आपकी मर्जी, आप इसका नाम एबीसी दे दो, आई दे दो, जे दे दो, है ना, बट थिंग इज की रीडेबिलिटी है कि ये एक कंपाइल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसके अंदर वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप डायरेक्टली आर ई मॉड्यूल से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब ये आपका हो गया भाई रेगुलर एक्सप्रेशन का चैप्टर कंप्लीट कि कैसे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन काम करता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो उसके पहले एक बैक स्लैश और लगाएंगे कि उसका मीनिंग खत्म करना है हमें। बैक स्लैश के का तो अपना एक मीनिंग है। अब मान लीजिए आपने कहा मुझे बैक स्लैश के को ही ढूंढना है, तो बैक स्लैश के को खत्म कर दो, उसका जो मीनिंग होता है कैसे खत्म करोगे, उसके पहले एक स्लैश और लगा दो। तो पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर किसी भी सिंबल का या किसी कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग होता है वो खत्म करना है तो उसके पहले एक बैक स्लैश और लगा देना है। तो डबल बैक स्लैश के लिखोगे तो वो के बैक स्लैश के को ढूंढे। ठीक है, चलो तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को आपको दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको यूजर फ्रेंडली मैनर में आउटपुट करने हैं। यूजर फ्रेंडली मैनर में आउटपुट करने हैं का मतलब है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसमें कुछ पूछा गया, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक दैट ए स्ट्रिंग कंटेन ओनली सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर। कौन कौन से? A to Z 0 to 9। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये कह रहा है कि भी आप यूजर से एक स्ट्रिंग मांगो,
ठीक है, जैसे अभी आप एक मोबाइल नंबर मांग रहे थे। फिर आप ये बताओ कि यूजर ने जो भी स्ट्रिंग लिखी है उसमें अगर सारे करेक्टर अल्फाबेट है ए टू जेड लोअर केस पे, अल्फाबेट है ए टू जेड अपर केस पे, 0 to 9 डिजिट है, तब तो आप बताना वैलिड स्ट्रिंग है। अगर इनके अलावा कोई और करेक्टर आ जाए तो आप कहना इनवैलिड स्ट्रिंग। तो अब आप कैसे लगाओगे लॉजिक, क्या सोचोगे, कैसे काम करोगे, वो आपको यहाँ पर ध्यान, तो हर करेक्टर को आपको फोकस फोकस करना है। तो एक एक करेक्टर को हम मैच करना चाहते हैं कि हर करेक्टर या तो ए टू जेड होना चाहिए, स्मॉल वाला, कैपिटल वाला, या 0 to 9 वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपने इतने सारे फंक्शन पढ़े हैं, सोचो कौन सा फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको बस शेयर कर दूंगा, पढ़ो समझो कैसे करना है। नेक्स्ट चैप्टर है तो बहुत आसान, और हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सर ये तो हमें आता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझते हैं तो हमें लगता है कि हमें जो अभी आता था इस टॉपिक के बारे में वो गलत आता था। तो समझते हैं वो क्या है। तो मैं आपसे एक बहुत छोटा बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, प्रैक्टिकली आपको एक प्रोग्राम देखकर उसका आंसर देना है। प्रोग्राम मात्र 3 लाइन का होगा, 3 लाइन का प्रोग्राम से आपको आंसर देना है, और वो 3 लाइन है, 3 प्रिंट स्टेटमेंट होंगी, मतलब इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने प्रिंट लिखा है, फिर मैंने प्रिंट लिखा हेलो, फिर मैंने प्रिंट लिखा बाय। मैं लाइन नंबर दिखा देता हूं ताकि समस्या ना आए। एक छोटा सा प्रोग्राम, 3 लाइन का प्रोग्राम है। क्या करना है, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। मैं आपको हेल्प कर देता हूं। इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 2 पर एरर है। अब तो सर सब बातें आपने बताई, नहीं बचा क्या हमारे पास, हमने कहा अभी भी क्वेश्चन जिंदा है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ जब मैं रन होऊंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। बाय आउटपुट आएगा। 1 लाख स्टूडेंट की भीड़ में ना सबसे पीछे नंबर पे हो गए आप, अगर आप कह रहे हो कि इसका आंसर बाय आएगा तो हम अभी तक अगर प्रोग्रामिंग घर जाके कर रहे हैं तो शायद हमें इसका आंसर जो फील आएगा वो आएगा कि पहले हाई प्रिंट होगा, उसके बाद इसमें एरर है। और हमने ऐसा देखा है, एक्सपीरियंस से देखा है, सही गलत नहीं पता, एक्सपीरियंस हमारा है कि जिस लाइन पर एरर आती है उस लाइन के आगे का कोड नहीं चलता है, लेकिन उससे पहले का तो चलता ही है। कई बार हमने ऐसा देखा है, लेकिन वो बात आज गलत हो जाती है, और इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ भी नहीं आता है, इवन हाई भी नहीं आएगा। इसका आउटपुट हाई भी नहीं आएगा, सीधा एरर मैसेज आएगा, प्रोग्राम खत्म। कह रहा है सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम खत्म, डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 2। तो सर आज तक जो हमने देखा है, क्या वो एक वहम था? हमने कहा नहीं, वो भी सच्चाई थी। कैसे थी? हमने कहा देखो, इस बार मैं क्या करता हूँ, लाइन नंबर 2 पर फिर से एरर कर देता हूँ। और किस बात की एरर कर दे रहे हैं? सब स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जानबूझकर मैंने प्रिंट फंक्शन का नाम गलत लिख दिया, PRIT लिख दिया, एन खा गया। तो अभी भी लाइन नंबर 2 पर एरर है, सेम जैसे यहाँ एरर थी सेम यहाँ पर भी एरर है। इस बार वही होगा जो हमने अब तक देखा है कि जहां तक सही लिखा है प्रोग्राम वहां तक का आउटपुट आएगा, और जिस लाइन पर एरर है उसके आगे का कोड नहीं चलेगा। दैट मीन्स इस बार हमारा आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा। सर ये तो गलत बात है, कोई हमसे पूछ लेगा इंटरव्यू में तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन हमने सामने देखी है अपनी आंखों को। तो अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर 50 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है और गलती मेरी 50वीं लाइन पर है, तो मैं क्या मानूं, 49 लाइन चलेंगे नहीं चलेंगी? दोनों चीज हमारे सामने है। बाहर कर लो बात। तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस
फिर इतना अर्जेंट कौन था कि जरूरत पड़ गई क्लास में अटेंड करने की, तो बाहर जा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर इस तरह के क्वेश्चन को इंटरव्यू में कैसे हैंडल किया जाए, तो इसका मतलब है हमारी नॉलेज में भी कमी है। हम अभी जितना जानते हैं उतने से तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, देंगे तो वो एक तुक्का होगा, फिट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा बैड लक चलेगा तो। ठीक है, तो अब हम इसको सही से पढ़ ही लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है टाइप ऑफ एरर्स। हमारे पास क्या होती हैं पाइथन में, वास्तव में जो एरर्स हैं वो दो तरह की होती हैं, जो हमने दोनों देख ली हैं, इन्हीं को बस समझना है। पहली एरर वो है जो अगर मेरे प्रोग्राम में आ जाए तो कुछ नहीं चलता, चाहे वो प्रोग्राम की किसी भी लाइन पर आए, बीच में आए, आखिर में आए, शुरू में आए, कुछ भी नहीं चलेगा, जो सही है वो भी नहीं चलेगा। और दूसरी एरर वही होती है जो हम जानते हैं कि जहां तक सही लिखा है वहां तक का प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। तो पहली एरर को बोलते हैं यहाँ पर हम सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर। और दूसरी को हम बोलते हैं यहाँ पर हम एक्सेप्शन। तो सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम में जब आती है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड। और अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बट abnormally terminated when exception। तो एक्सेप्शन वाली एरर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है लेकिन टर्मिनेट हो जाता है। कब? जैसे ही प्रोग्राम में क्या आती है, एक्सेप्शन वाली एरर आती है, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। ठीक, इन दोनों एरर को हम कुछ और नाम से भी जान सकते हैं। सिंटैक्स एरर को हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं, कंपाइल टाइम एरर। और एक्सेप्शन को हम रन टाइम एरर भी कहते हैं कि हमारी कंपाइल टाइम एरर है और ये हमारी रन टाइम एरर है। कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर प्रोग्रामर के हाथ में नहीं होती कि हम जब चाहें किसी एरर को ये कंसीडर करवा लें या अगले प्रोग्राम में उसी एरर को हम अब रन टाइम कंसीडर करा लें। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लिया गया है कि किन एरर्स को हम सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर बोलेंगे और किस तरह की एरर्स को हम लोग एरर, रन टाइम एरर या एक्सेप्शन कहेंगे। हमें बस वो पढ़ना होगा कि जो डिसाइड किया गया है वो है क्या, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी एरर का टाइप बदल नहीं सकते हैं। सीखते हैं कब आती है हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर। कोई भी स्टेटमेंट जब हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसको लिखने का पाइथन ने एक सिंटैक्स दिया है। जैसे मैंने क्या कर अपने प्रोग्राम में लिखा प्रिंट हाई। अब ध्यान से देखो, पाइथन ने किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का सिंटैक्स बताया है कि जिस कोड से वो स्टार्ट होगी उसी मैचिंग कोड से एंड होनी चाहिए। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अगर आपने सिंगल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट करी है तो सिंगल कोट से एंड होनी चाहिए, आपने एंड कर दिया डबल कोट से, ये भी सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सबको सही लिखा और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना था एक्स
जिसकी वैल्यू 10 डिफाइन करनी थी। हमने कहा चलो ऐसे लिख देते हैं, सिंटैक्स एरर है, क्योंकि रूल था कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे होना ही होगा और वैल्यू राइट साइड में होती है, लेकिन आपने तो लेफ्ट साइड में वैल्यू कर दी, एरर है। कौन सी एरर है? सिंटैक्स एरर है। अब मैंने मान लीजिए यहां पर सही लिखा x = 10, उसके बाद मैंने यहां पर प्रिंट कराया बाय। इस बार मैंने क्या करा, प्रिंट का जो कॉलिंग सिंबल होता है ये ओपन करते समय और ये क्लोजिंग वाला मैंने ये हटा दिया। सर ये सिंटैक्स एरर है। किसी भी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए दो बार पैरेंथेसिस यूज करते हैं, एक बार ओपन पैरेंथेसिस और एक बार क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तब जाके वो कॉलिंग हमारी होती है। लेकिन आपने अगर एक ही बार करा है तो सर ये सिंटैक्स एरर है। लाइन नंबर 1 सही है, लाइन नंबर 2 सही है, लाइन नंबर 3 में सिंटैक्स एरर है, कुछ भी नहीं चलेगा। सिंटैक्स एरर, इनकम्प्लीट, आप चीजों को इनकम्प्लीट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो लाइन नंबर 3 पर आपकी क्या है? लाइन नंबर 3 पर आपकी सिंटैक्स एरर है, आउटपुट कुछ नहीं आया, प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सब कुछ सही लिखा और यहां पर मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए स्पेलिंग गलत कर दी, तो अब ये बताओ इंटरनली अगर अगर इस नाम का फंक्शन हुआ तो क्या इसको कॉल करने का सिंटैक्स ये गलत लिखा है मैंने? लेकिन लिखा तो सही है। अगर इस नाम का फंक्शन हुआ तो ऐसे ही कॉल होगा, सिंटैक्स तो आपका सही है। इस नाम का फंक्शन होगा या नहीं होगा वो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं किया जाता। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा उस समय इंटरप्रेटर चेक करेगा कि जो फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में लिखकर आए हैं सिंटैक्टिकली आपने सही लिखे हैं, क्या वास्तव में वो मौजूद है पाइथन के अंदर, वो मौजूद है या नहीं है, इस बात को रन टाइम पे चेक करेंगे। और अगर वो नहीं मिले तो उस समय जो एरर आएगी उस हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि सर जब प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, सिंटैक्स के लिए प्रोग्राम सही है, अब किस बात की गलती? तो सिंटैक्स हम चेक करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके बिहाइंड द सीन। हमें एग्जैक्ट फंक्शन के नाम में इंटरेस्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट फंक्शन का नाम चेक करेंगे तो कहां तक इफ एल्स लगा के चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है? बहुत टाइम लगेगा ऐसे कंपाइल करने में। तो हम बस एक जनरल बात चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमारा सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो अगले फेज में देखेंगे। तो अगला फेज क्या है हमारा? एक्सेप्शन। मैंने आपको यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का प्रोग्राम लिखकर दिखाया था, प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर पर चल रहा, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने लैपटॉप पर चलाया, वही प्रोग्राम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? प्रोग्राम तो मेरे में सही लिखा था, इंटरनेट नहीं है आपके में। अब इंटरनेट ना होने की वजह से मेरे प्रोग्राम में एरर आएगी, सिंटैक्स एरर तो नहीं है ना, लिखा तो मैंने सब सही है। अब इंटरनेट नहीं है तो उसमें इंटरप्रेटर भी क्या कर लेगा? इंटरनेट होगा तभी तो डाउनलोड होगी वीडियो हमारे। तो वो एरर जो आएगी वो कौन सी कहलाएगी? हमारी एक्सेप्शन वाली एरर कहलाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर, इफ वी डू नॉट फॉलो रूल्स वाइल कोडिंग, कोडिंग करते समय या सिंटैक्स लिखते समय अगर हम किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी क्या आती है? ये हमारी आती है सिंटैक्स है। और सर ये बताओ फिर एक्सेप्शन क्यों आएगी? एनीथिंग इज नॉट फाउंड इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कोई चीज अगर नहीं मिली लेकिन उसका सिंटैक्स आपने सही लिखा था तो वो हमारा क्या बन जाती है? वो हमारा बन जाते हैं यहाँ पर सिंटैक्स सॉरी एक्सेप्शन। कोई और वजह? हमने कहा एक वजह और है,
रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। तो रिसोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? रिसोर्स का मतलब है आप फाइल इनपुट आउटपुट पढ़ रहे थे, ये फाइल ही नहीं है। जो पाथ आपने बताया है वो पाथ लिखा तो स्ट्रिंग में है, लेकिन उस पाथ पर हमारी कोई फाइल नहीं है। आपका नेटवर्क कनेक्शन चाहिए था, वो है ही नहीं। आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम में जगह चाहिए थी, अब रैम में जगह ही नहीं है। आप एक एक्सेल फाइल को लोड कर रहे हैं जो 4 GB की है, और आपके कंप्यूटर में जो रैम है वो 3 GB की है। तो 4 GB की फाइल 3 GB रैम में कैसे लोड हो जाएगी? तो 4 GB की रखी कैसे है फिर? रखी तो हार्ड डिस्क में होती है। हार्ड डिस्क तो मेरी 80 GB की है, रैम मेरी 3 GB की है। तो अब हार्ड डिस्क में जो फाइल पड़ी है उसको उठाकर मैं रन करना चाहूँ तो रैम में रखना पड़ेगा, रैम में जगह ही नहीं है। प्रोग्राम तो मेरा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंटैक्स विंटैक्स सब सही लिखे हुए हैं। तो ये सब क्या है? रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। रिसोर्स का मतलब आपको जगह नहीं मिल रही रैम के अंदर, आपके प्रोग्राम को जगह चाहिए, है ही नहीं। आपके प्रोग्राम को कोई फाइल से डेटा उठाना था, फाइल ही नहीं है। आपके प्रोग्राम को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, है ही नहीं इंटरनेट कनेक्शन। तो ये गलतियां जब होंगी, वास्तव में गलतियां नहीं है, प्रोग्रामर के हाथ में थोड़ी थोड़ी है। अब प्रोग्रामर क्या करे कि रैम बढ़ जाए? प्रोग्रामर ऐसा क्या करे कि इंटरनेट नहीं है तो आ जाए? कुछ नहीं कर सकता प्रोग्रामर ऐसे। तो लैंग्वेज भी क्या करे इसमें? तो गलती इसमें किसी की नहीं होती है, ना लैंग्वेज की है, ना इंसान, ना प्रोग्रामर की है। ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि आते हैं कोडिंग करते समय, है ना। तो जब एनवायरमेंटल फैक्टर मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो उस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्शन। हिंदी में समझो, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कभी कभार। क्या हमेशा मेमोरी कम पड़ जाएगी आपकी रैम? क्या हमेशा आपको इंटरनेट नहीं चाहिए होगा? जब पता है कि भाई मेरा प्रोग्राम इंटरनेट का यूज कर रहा है तो मैं इंटरनेट लगा के बैठूंगा। हो सकता है 10 बार प्रोग्राम चलाए, 9 बार चल गए, 1 बार नहीं चला, अपवाद है ये तो। चलता है वैसे तो इंटरनेट मेरे के पास, इसलिए इसका नाम है अपवाद, कभी कभार। ये गलतियां हमेशा नहीं होती हैं, कभी कभार होती हैं, है ना। इसलिए इसका नाम बड़ा सोच समझ कर रखा गया है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शनली ऐसा हो गया, ऐसा होता नहीं है वैसे। अगर हो गया तो क्या करें? अब प्रोग्राम बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं आगे, उसके पास भी ऑप्शन नहीं है प्रोग्राम के। ठीक है। और कोई वजह हो सकती है प्रोग्राम में एक्सेप्शन आने की? हमने कहा एक और वजह है। वो क्या वजह है? यहाँ लिख देता हूं ऊपर में। अनसपोर्टेड ऑपरेशन। अगर आपने कहीं प्रोग्राम में अनसपोर्टेड ऑपरेशन कर दिया तो फिर से क्या आ जाती है हमारे यहाँ पर? ये एक्सेप्शन आ जाती है। सॉरी, अनसपोर्टेड हमारे ऑपरेशंस क्या होते हैं? 10 को भाग करो 2 से, समझ में आता है? 2 पंजे 10। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं हेलो को भाग करूंगा हाई से, ताकि एच से एच कैंसिल हो जाए। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो ऑपरेशन है डिवीजन, ये सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, है ना। ये हमारा क्या आएगा? सिंटैक्स एरर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कंपाइल टाइम पर हम मान के चलेंगे कि आपको डेटा पता ही नहीं है। मान लो x डिवाइड बाई वाई है, और x और y की वैल्यू कहीं से आएगी रन टाइम पर। तो जिस समय प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा उस समय पता ही नहीं है x में कौन है, y में कौन है। तो उस समय तो ये चेक करेंगे कि क्या पाइथन के 2 वेरिएबल का डिवीजन हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। अब वो वेरिएबल वैल्यू किस टाइप की है, पहले से टाइप चेक होता नहीं है पाइथन में, तो रन टाइम पता चलेगा एक्स में कौन आया, वन में कौन आया। अगर वो आए जो डिवीजन को सपोर्ट करते हैं तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, और एक्स और वाई में वो वैल्यूज आ गई जिनमें डिवीजन नहीं हो सकता तो एक्सेप्शन बन जाएगी, प्रोग्राम उसी लाइन पे खत्म कर दिया जाएगा। अनसपोर्टेड ऑपरेशन। तो इस तरह के और भी अनसपोर्टेड ऑपरेशन हमने कहा। गणित को नहीं पता आज तक, इसका आंसर क्या होगा? 0 को 0 से भाग कर दो, बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। तो अब गणित में तो ये बताया गया था कि किसी भी नंबर को 0 से भाग करने पे इनफाइनाइट आता है, और 0 को किसी भी नंबर से भाग करने पर 0 आता है। तो गणित में इसका आंसर इनफाइनाइट है, और गणित में इसका आंसर 0 है। इन मैथ्स, नॉट इन पाइथन। लेकिन गणित को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। अब इसका आंसर इनफाइनाइट दोगे या 0 दोगे, या 1 दोगे? 0 एकम 0।
तो सोचो अगर ऐसा कोड प्रोग्रामर ने लिख दिया तो x डिवाइड बाई x0 बाई 0, कहां से लाएगी पाइथन आंसर जब गणित को नहीं पता है उसका आंसर क्या होता है आंसर, है ना। तो ऐसी ढेरों सिचुएशन हो सकती हैं जो मैथमेटिकल हैं बट जिनके मीनिंग अभी नहीं पता। इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, दुनिया भर की पावर 0 कर दो एक आता है रिजल्ट, 0 की पावर 0 कर दो तो एक आएगा। सोचकर देखो, x पावर y, तो ये पावर ही तो करता है x की पावर y। अगर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, तो y तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 3। सोचो अगर x 0 y 0 तो 0 की पावर 0। गणित भी नहीं जानती इसका आंसर क्या है। जब कोई चीज 0 है तो उसकी पावर 0 करने से रिजल्ट 1 कैसे आ सकता है ना। तो ऐसी ढेरों मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो अगर हमने कोड में इंप्लीमेंट करे तो उनका आंसर नहीं है पाइथन के पास, पाइथन का किसी लैंग्वेज के पास नहीं है, लैंग्वेज का गणित के पास नहीं आज तक इनके आंसर। तो ऐसी चीजें जब आएंगी तो एक्सेप्शन देना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं और ऑप्शन हमारे पास, है ना। तो अनसपोर्टेड ऑपरेशन, तो ये 3 चीजें होती हैं जनरली जो हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट करती हैं। एनीथिंग इज नॉट फाउंड इन लाइब्रेरी, कोई रिसोर्स नहीं मिला, या अनसपोर्टेड ऑपरेशन आपका हो गया। अब सर बस एक बात हमारी थोड़ा सा कम समझ में आ रही है, कंपाइल टाइम और रन टाइम पाइथन में ये बातें होती हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ लिखा और शिफ्ट एंटर कर देते हैं। हमें दो फेज कभी करी नहीं आज तक, हमें नहीं पता कभी कि कंपाइल टाइम कितना होता है शिफ्ट एंटर का, और रन टाइम फिर कहां से कहां तक होता है। हम तो शिफ्ट एंटर कर देते हैं, या अगर मैं आइडल पे हूं तो सीधा रन पे जाता हूं और क्लिक कर देता हूं रन मॉड्यूल, प्रोग्राम रन हो गया। हमें आज तक नहीं पता कि कितना इसका कंपाइल टाइम में आएगा, कितना इसका रन टाइम में आएगा। जावा में क्या होता है, ये दो अलग प्रोसेस कराए जाते हैं। प्रोग्रामर को जावा में दो अलग बात करनी होती है, कंपाइल करने को अलग क्लिक करना होता है, रन करने को अलग क्लिक करना होता है। तो उसे पता होता है भाई ये कंपाइल टाइम है या रन टाइम है। तो पाइथन में प्रोग्रामर को थोड़ा सिंप्लिसिटी देनी थी कि ज्यादा क्लिक ना करने पड़े, एक ही बार में हम अपने आप दोनों कर लेंगे, आप बस एक बार कर दो। अब हमें सीखना पड़ेगा कि जब हम रन करते हैं तो उस रन के पीछे ही दोनों फेस होते हैं, कंपाइल भी होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। हमें उसका नाम रन करके ही दिया गया है, जबकि वास्तव में इसका नाम अगर ये देते तो कंपाइल एंड रन करके देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि एक साथ दोनों चीजें होती हैं हमारी। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इन बातों को जो अभी आप डिस्कस करते हैं। तो देखो ये होता है हमारा इंटरप्रेटर। इस इंटरप्रेटर के अंदर होते हैं दो कंपोनेंट, एक का नाम होता है हमारा कंपाइलर, और एक का नाम होता है हमारा पीवीएम, जिसको हम पाइथन वर्चुअल मशीन के नाम से भी जानते हैं। सर ये कब से आने लगे, पहले दिन से, जब से पाइथन बढ़ी है पहले दिन से, 1991 से ही है। हम लोग पढ़ते नहीं है बस पाइथन वर्चुअल मशीन, क्यों नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा आसान रखना चाहते हैं चीज़ों के लिए, एब्स्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होने से ये होता है कि चीज़ें आसान लगती हैं, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर दो फिर वो कॉम्प्लेक्स लगनी शुरू हो जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ लो तो समझ में आना बंद हो जाता है वो, और ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो आसान लगता है। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, है ना। तो पाइथन उनमें से एक है। 100 में से 80 लोग पाइथन ऊपर से पढ़ते हैं, उनको आसान लगता है। जो 20 लोग हैं जो अंदर ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, उनको पता चलता है ये वो नहीं है जो दुनिया बता रही है, ये वैसी है जैसी सी और जावा लैंग्वेज है, अगर आप अंदर से पढ़ोगे तो। ठीक है, बहरहाल हमें इस टॉपिक को करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम अपना पाइथन प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका एक्सटेंशन जनरली .py होता है, और ये अब इमेजिन करो शिफ्ट टैब जुपिटर का या आइडल का रन बटन, जैसे ही मैंने इन दोनों में से कोई काम करा, हमारे लिए तो हमने पाइथन फाइल पहुंचा दी इंटरप्रेटर के पास, हमें तो चाहिए अपना आउटपुट अब। बट अंदर क्या हो रहा है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये पाइथन फाइल सबमिट करी गई
एक कंपोनेंट है कंपाइलर को, जो कि इंटरप्रेटर के अंदर ही मौजूद होता है, अलग से हमें इसको कहीं नहीं चलाना होता। अब ये जो कंपाइलर है, इसको बनाते समय वो सारे रूल बता दिए गए हैं जो किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के होते हैं, लाइक वेरिएबल कैसे बनता है, लूप का इंडेंटेड ब्लॉक कैसे बनेगा, या कोई भी चीज कैसे होती है सिंटैक्टिकली, वो सारे रूल कंपाइलर को बता दिए गए हैं। अगर उनमें कोई कमी निकलती है तो यहां पर आ गई सिंटैक्स एरर। अगर आपने लिखे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं करी है, सिंटैक्टिकली सारे स्टेटमेंट सही लिखे हैं, कंपाइलर लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को नहीं पढ़ता, कंपाइलर पूरा कोड एक साथ रीड करेगा। अगर आपने 100 लाइन लिखी है तो ये ना सोचे कि पहले कंपाइलर लाइन नंबर 1 उठाएगा, फिर उसमें सिंटैक्स एरर चेक करेगा, सब कुछ सही है तो फिर दूसरी लाइन उठाएगा, ऐसा नहीं होता है। 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा है तो 100 लाइन एक साथ पढ़ के ले जाएगा और फिर इंटरनली उनको अपना कंपाइल करता रहेगा। ठीक है, कैसे करता है इंटरनली? कंपाइलर के अंदर फिर पार्सिंग होती है। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में जितने कीवर्ड लगे हुए हैं उनको सब एक तरफ कर देता है, जितने वेरिएबल लगे हुए हैं उनको एक तरफ कर देता है, जितने लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है उनको एक तरफ ले जाता है, तो हमारे प्रोग्राम को ग्रुपिंग करता है वो, इसलिए पूरा प्रोग्राम एक साथ उसे पढ़ना होता है। फिर उन ग्रुपिंग करके जो चीजें अलग अलग उसने बनाई हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये लाइब्रेरीज हैं, फिर उनको जाके चेक करता है सिंटैक्टिकली सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं हमारे। ठीक है, तो कंपाइलर इस तरह से इंटरनली हमारे कोड को कंपाइल करता है, लाइन बाय लाइन कभी कंपाइलर काम हमारा नहीं करता है, क्योंकि वो ग्रुप बना बनाकर हमारी चीजों में गलतियों को ढूंढता है। ठीक है, अब अगर सब कुछ सही है तो हमारे कोड का इंक्रिप्टेड कोड बना दिया जाता है। हमने लिखा था ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस, वो सब बदलकर नए कोड बना दिए जाते हैं, इंक्रिप्शन कर दिया जाता है, इंक्रिप्टेड कोड बना दिया जाता है। कब बनाया जाएगा? जब सब कुछ सही है, पूरा कोड सब सही लिखा है आपका। उस इंक्रिप्टेड कोड को हम एक फैंसी नाम देते हैं, बाइट कोड। तो बाइट कोड एक इंक्रिप्टेड कोड होता है जो ना तो इंसान पढ़ सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, और ना ही CPU समझ सकता है क्योंकि वो 0 1 भी नहीं होता है। तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड, इनक्रिप्टेड कोड, या एक फैंसी नाम है बाइट कोड। हम बाइट कोड ज्यादा यूज करते हैं बोलते समय, अच्छा लगता है बोलने में, है ना। अब ये तभी बनेगा जब पूरा प्रोग्राम सिंटैक्टिकली सही होगा, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम का एक ही बनता है। ठीक है, उसके बाद ये बाइट कोड हैंडओवर किया जाता है हमारा पीबीएम नाम के कंपोनेंट के लिए। अब पीबीएम कंपोनेंट इस बाइट कोड को एक साथ नहीं पढ़ता, इस बाइट कोड की पहली लाइन पढ़ेगा, लाइन बाई लाइन पहली लाइन पढ़ेगा, उस पहली लाइन का मशीन कोड बनाएगा। तो पीबीएम का काम होता है जो भी बाइट कोड लिखा हुआ है उसका मशीन कोड बनाना, और अगर वो बाइट कोड किसी लाइब्रेरी से हमारा फैच होना है तो लाइब्रेरी को ढूंढना, लाइब्रेरी में उस चीज का बाइट कोड ढूंढना, लाइब्रेरी के अंदर हमारा चीजों को ढूंढना, ये काम किसका है? हमारा पीबीएम। कोई रिसोर्स अगर चाहिए तो वो है या नहीं, कौन ढूंढेगा? पीबीएम। रिसोर्स का मतलब मेमोरी हो गई, या नेटवर्क हो गया, ठीक है, या फाइल हो गई। इन चीजों की जरूरत है आपके प्रोग्राम को, अगर जरूरत है तो वो आपके कंप्यूटर में चीजें हैं या नहीं, इस काम को कौन ढूंढेगा? हमारा पीबीएम ही ढूंढेगा। ठीक है, तो पीबीएम का काम होता है लाइब्रेरी को सर्च करना, इन चीजों को सर्च करना कि ये चीजें मौजूद हैं आपके कंप्यूटर में, नहीं, क्योंकि बाइट कोड में इनका नाम आ रहा है तो ये चीजें होनी चाहिए, तो ये चीजें पीबीएम ढूंढेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो उस लाइन का बना दिया फिर मशीन कोड, अब वो बाइट कोड का कन्वर्ट हो गया मशीन कोड, और वो मशीन कोड जाएगा हमारे सीपीयू के पास, ये पहुंचा हमारे सीपीयू को, और ये बन गया हमारा इसका मशीन कोड।
सीपीयू ने इस लाइन का मशीन कोड एग्जीक्यूट कर दिया, पीबीएम को ये बात पता चल गई कि हाँ ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। अब पीबीएम ने क्या करा, हमारे बाइट कोड की उठाई सेकंड लाइन, उसमें कोई लाइब्रेरी का यूज हो रहा है, कोई नेटवर्क का यूसेज है, वो सब चीजें अगर अवेलेबल हैं प्रॉपर, तो बना दिया उसका मशीन कोड, और फिर वो लाइन दे दी सीपीयू को रन करने के लिए। सीपीयू ने अगर उसको सही रन कर दिया तो फिर ऐसे करके एक एक लाइन बाइट कोड की रन होगी। मान लीजिए किसी पॉइंट पर पीबीएम को कोई लाइब्रेरी नहीं मिली, बाइट कोड में लिखा हुआ है कि मुझे ये मॉड्यूल चाहिए, बट वो है ही नहीं आपके पास, ये फंक्शन चाहिए, वो लाइब्रेरी में है ही नहीं, तो अब पीबीएम उसका मशीन कोड बनाएगा ही नहीं। पीबीएम क्या दे देगा, उसी समय आपको दे देगा एरर, और वो एरर जो पीबीएम देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। तो इस चीज को मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि यहां से या तो निकलता है आपका सीपीयू के लिए मशीन कोड, अगर सब कुछ ओके है तो सीपीयू के लिए निकलेगा मशीन कोड, और अगर सब कुछ ओके नहीं मिला पीबीएम को तो फिर आपको मिलेगी एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस वाले फेज को जो यहां से यहां तक होता है, बाइट कोड बनने तक जो फेज होता है, इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। यही है कंपाइल टाइम। और यहां से यहां तक का फेज, लाइब्रेरी ढूंढना, बाइट कोड का मशीन कोड कन्वर्ट करना, नेटवर्क वगैरह ढूंढना, इस चीज को हम बोलते हैं रन टाइम। ये होता है हमारा रन टाइम। इस तरह से बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर काम हमारा करता है। जो हम शिफ्ट टैब या शिफ्ट एंटर कर देते हैं ना, उसके पीछे इतना सारा खेल होता है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है निचोड़। हमें तो बस एक निचोड़ दिया गया है, ये बटन क्लिक कर दो, काम खत्म, आपको जानने की जरूरत नहीं है पीछे क्या हो रहा है। बट पीछे जो हो रहा है उसी की वजह से ये टॉपिक समझ में आएगा, जिसका नाम है एक्सेप्शन वाला। ठीक है, तो अब ये लाइन बाय लाइन है हमारा, और कंपाइलर जो हमारा बाइट कोड बनाता है, ये लाइन बाय लाइन नहीं बनाता है, एट वंस, एक बार में ही हमारा ये बना देता है। तो जो बाइट कोड बनेगा वो एक बार में बनेगा, और जो पीबीएम से मशीन कोड बनता है वो लाइन बाय लाइन हमारा जनरेट होता है। अब ये क्वेश्चन शायद आपको क्वेश्चन नहीं लगेगा कि अगर पूछा जाए कि पहले कौन सी एरर चेक होती है, सिंटैक्स एरर चेक होती है, एक्सेप्शन वाली एरर चेक होती है। दिख रहा है साहब साहब, पहले सिंटैक्स एरर चेक होती है। अगर प्रोग्राम में कहीं भी सिंटैक्स एरर आ गई तो बाइट कोड ही नहीं बनेगा, और जब बाइट कोड ही नहीं बनेगा तो मशीन कोड किसका बनेगा, बाइट कोड का। बाइट कोड ही नहीं है तो जब मशीन कोड ही नहीं बनेगा चलेगा क्या, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए हमें सामने दिखता है कि अगर मेरे प्रोग्राम में कहीं भी कोई गलती हो गई सिंटैक्स वाली तो आउटपुट नहीं आया, क्योंकि मशीन कोड बना ही नहीं होगा कहीं किसी का। मशीन कोड को नहीं बना होगा, बाइट कोड ही नहीं बना होगा। ठीक है, और अगर बाइट कोड बन गया तो बाइट कोड बन गया है तो चलेगा जरूर। अब कब तक चलेगा, जब तक चीजें सही है तब तक चलेगा मशीन कोड बनता हुआ। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह की पाइथन में हमारी एरर होती हैं। तो एक हो गई हमारी सिंटैक्स एरर, या जिसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे यहाँ पर एक्सेप्शन, या जिसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर होती है तो वापस से हम चले गए आउटर लेवल पर, है ना। तो हमारे प्रोग्राम में अगर कोई सिंटैक्स एरर आएगी तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, और अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आती है तो जब तक नहीं आ रही तब तक का कोड चलेगा, उसके बाद से प्रोग्राम हमारा बंद हो जाए। ये है आउटर स्टेटमेंट, जो कि काफी आसान है। ठीक है, अब सर आप क्या करोगे, मान लो ये बात आप जान गए, आपने हमें बता दी, फायदा क्या हुआ ये बात जानकर, इससे किसको फायदा मिला, ये सब चीजें आपने पढ़ दी पढ़ा ली, क्या फायदा है। हमने कहा है, मान लीजिए आपका प्रोग्राम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा था वीडियो, उसके आगे यूजर से इनपुट लेकर इवन और चेक करेगा, उसके आगे और काम भी करेगा। अब हुआ क्या, पहले डाउनलोड करने वाला कोड चला, इंटरनेट नहीं मिला,
प्रोग्राम खत्म हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं यार कि इंटरनेट नहीं मिला तो इतना हिस्सा नहीं चलता, आगे वाला प्रोग्राम तो सही था मेरा, उसको तो चला देते कम से कम, वो तो काम सही कर लेता अपना, आगे जो लिखा है मैंने। अब ये हमारे मन में रह गया किस बारे में, जब एक्सेप्शन आती है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में अगर सिंटैक्स एरर है तो कुछ नहीं है, फिर तो सही करना ही पड़ेगा, चाहे वो आखिरी लाइन पर ही प्रोग्राम की क्यों ना हो, सही तो करनी पड़ेगी कोड में जाकर। लेकिन हमें तकलीफ तब होती है जब हम अपने प्रोग्राम में 4-5 काम करा रहे हैं, पहले काम में ही एक्सेप्शन आ गई, अब आगे वाले कोई काम होंगे ही नहीं, जबकि हमें पता था आगे वाले काम सही है हमारे, उनमें कोई दिक्कत होगी नहीं, तो उन्हें करना चाहिए था। तो हम ये सॉल्यूशन चाहते हैं पाइथन से कि अगर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रही है तो पूरे प्रोग्राम को क्यों बंद कर देते हो, उतना हिस्सा बंद कर दो जो उस पर डिपेंड करता है, जो उससे अलग था उतना तो चला दो कम से कम। तो ये हम चाहते हैं इस टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, एक्सेप्शन क्या होती है ना। तो शॉर्ट में इन सारी चीजों को मैं फटाफट से लिख रहा हूँ। तो कोई पूछे एक्सेप्शन क्या है, तो लिख सकते हैं जो हमने अब तक पढ़ा उसी को मैं शब्दों में लिख रहा हूँ, सिर्फ कोई नई चीज नहीं है ना। इट इज ए टाइप ऑफ एरर that occurs at runtime and it terminates the program abnormally. एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज अ टाइप ऑफ एरर, एरर का एक प्रकार है। दूसरी प्रकार की एरर कौन सी है, सिंटैक्स एरर, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। इट इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स, जो कि आती है कब, एट रन टाइम, एंड, और आने से क्या होता है, एंड इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम एबनॉर्मली, अब प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन कर दिया जाता है। सर एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है, तो किसी भी प्रोग्राम के दो टर्मिनेशन होते हैं। पहला हमारा होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, एक होता है हमारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन। नॉर्मल टर्मिनेशन, जितने स्टेटमेंट लिखे हैं उन सारे स्टेटमेंट को चलाने के बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब होता है आपके प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे, उनमें शुरू के कुछ चल गए और किसी लाइन पर एक्सेप्शन आ गई, लेट अस सपोज इस लाइन पर एक्सेप्शन आ गई आपकी, और यहां से ही प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, आगे के जो स्टेटमेंट हैं वो चले ही नहीं, तो ऐसा टर्मिनेशन क्या कहलाता है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब जितना काम दिया गया था प्रोग्राम को उतना करके बंद हुआ है। एबनॉर्मल का मतलब जितना काम दिया गया था उतना नहीं करा, शुरू तो करा था काम करना, बीच में कुछ हुआ होगा फिर बंद हो गया प्रोग्राम, इसे बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। क्यों हुआ एबनॉर्मल टर्मिनेशन, उसकी वजह ये होती है। ठीक है, यही लिखा हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स एट रन टाइम एंड इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम एबनॉर्मली। अब कोई भी एक्सेप्शन हमारी जब प्रोग्राम में आती है तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि हम उसको पहचान पाए कि क्यों आई होगी एक्सेप्शन हमारी, है ना। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे पास गलत ऑपरेशन हमने कर दिया, जो वेरिएबल थे उन पर हमने जो ऑपरेशन कर दिया वो गलत कर दिया, हम सोच रहे थे ये हो जाएगा लेकिन वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम उसको एक हेडिंग से लिख सकते हैं, कॉमनली यूज्ड
एक्सेप्शन। एक होती है जिसका नाम है हमारा टाइप एरर। तो जितनी भी एक्सेप्शन हमारी आएंगी, जितनी भी का मतलब अलग अलग वजह, एक्सेप्शन आने की एक वजह नहीं है ना, कई वजह हो सकती है। तो हर वजह को एक नाम दिया गया है जिससे कि आप उसे समझ पाए कि वो क्यों आई होगी। तो एक नाम है एक्सेप्शन का, इसका नाम है टाइप एरर। तो टाइप एरर उस एक्सेप्शन को कहते हैं जिसमें आपने कोई ऑपरेशन करा लेकिन वो ऑपरेशन जिसके लिए होता था उस टाइप की वैल्यू नहीं आई। हम इंटीजर टाइप के लिए कोई ऑपरेशन कर रहे थे लेकिन रन टाइम पर जो वैल्यू थी वो इंटीजर टाइप की ना आकर स्ट्रिंग टाइप की आ गई। तो ऐसी एरर जो हमारी बनेगी एक्सेप्शन वाली, वो टाइप एरर हमारी कहलाती है। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया x डिवाइड बाई, क्या ये हमारी टाइप एरर। अनसपोर्टेड ऑपरेंड, स्ट्रिंग के लिए ये इस ऑपरेटर के लिए जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है, इसके लिए ये ऑपरेंड सपोर्टेड नहीं है। टाइप एरर, गलत टाइप की वैल्यू आपने यहाँ पर दे रखी है। तो इस तरह के और भी यूज केस बनेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, टाइप एरर हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनाई, इसमें कुछ वैल्यूज हैं। तो अब मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पर 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं 0 लिखूंगा, 1 इंडेक्स चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा। आपने कहा नहीं मतलब 0.5 लिखूंगा। इन दोनों के बीच की वैल्यू कोई 0.5 कोई इंडेक्स होता है, 0.2 इंडेक्स होता है कोई, मैं लिख दूं तो? हमने कहा तो गलत टाइप लिख रहे हो, क्योंकि रूल है कि जो टाइप होता है वो कैसा होता है हमारा, इंटीजर होता है। तो इंटीजर टाइप होना चाहिए ना, आपका टाइप ही गलत है, ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा ये वाला। इंडेक्स हमेशा इंटीजर टाइप का होता है। अब आप इंटीजर की जगह फ्लोट लगा दो, स्ट्रिंग आप करो, नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा, तो गलत है ना। इंडेक्स में ये सब नहीं होता, इंडेक्स में इंटीजर चलता है, गलत टाइप आप लगा रहे हो। तो कोई भी ऑपरेशन जिस टाइप को लेकर बनाया गया है उस टाइप की वैल्यू ना मिलने पर हमारा टाइप एरर आती है। ठीक है, चलो भाई, तो टाइप एरर क्या है ये समझ में आ गई। इनवैलिड ऑपरेंड इज फाउंड विद ऑपरेटर लाइक, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। तो टाइप एरर क्या होती है ये समझ में आ गया। तो अब आपके कोड में कहीं एक्सेप्शन आएगी तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से भाग कराए, वो तो एक एग्जाम्पल हो गया। आपको बताएंगे हमारे प्रोग्राम में ना टाइप एरर वाली एक्सेप्शन आई है। अब आपको पता होना चाहिए इसकी वजह ये है, तो क्या क्या और हो सकती हैं कॉजेज कि ये आई होगी। तो इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल हैं जो आप अपने मन में सोचेंगे। फिर दूसरी क्या होती है हमारी, इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर का मतलब होता है कि सर अभी आप जो पढ़ा रहे थे उसी को, एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में मुझे पता है कि 0 इंडेक्स पर 10 मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स पर 20 मिलेगा। अब तो बोले 5वें इंडेक्स पे कौन मिलेगा, तो कौन है 5वें पर, इंडेक्स है। तो 5वें क्या मिलेगी हमारी, इंडेक्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स एरर आ जाती है। चलो इस तरह से सर और भी है, हमने कहा और भी है इस तरह के, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही लिखते हैं।